नमस्कार, स्वागत आपका नाथी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं सीएम धामी। 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी जाएंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जनता को एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी सौगात देने जा रहे हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर हैं टिहरी के सीएम धामी। सीएम विभिन्न विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसंवाद करेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों का प्रवास कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और जनपदों में जाकर के न सिर्फ मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, बल्कि पहले जो मुख्यमंत्री ने जाकर के समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों से फीडबैक्स लिए हैं, उन योजनाओं की क्या है सूरत हाल, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और यदि कहीं परेशानी आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है अधिकारियों को, तो शासन स्तर पर उसका कैसे समाधान किया जा सकता है, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर जाकर के मुख्यमंत्री तमाम विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, आम जनमानस से मिल रहे हैं और इसके साथ ही आने वाले समय में कैसे सरकार की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाया जाए, एक आम इंसान को कैसे इसका फायदा पहुंचाया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में हम देख सकते हैं आज मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा टिहरी का है। टिहरी में अब से कुछ समय बाद मुख्यमंत्री देहरादून से टिहरी के लिए रवाना हो जाएंगे और टिहरी में पहुंचकर मुख्यमंत्री जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, बैठक लेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। कुछ विकास की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनसे मिलेंगे। स्वयं सहायता समूह के रूप में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। सैनिक जो है, पूर्व सैनिक, उनसे मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ पर्यटन से संबंधित मुख्य सेवक आपके द्वार, इसके तहत जन संवाद भी अलग अलग समाज के अलग अलग तबके से अलग अलग समय में करेंगे। तो ये तमाम ऐसे कार्य हैं मुख्यमंत्री के जो आज आयोजित होने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो जनपदों का जब प्रवास करते हैं तो रात्रि विश्राम भी करते हैं, तो कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक संदेश भी है कि सरकार पहले इस बात को सुनिश्चित कर चुकी है कि जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो शासन के उच्च अधिकारी हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और खास तौर पर रात्रि प्रवास करें। मुख्यमंत्री तो एक्टिव और अलर्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी स्थिति ऐसी दिखाई नहीं दे रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शासन के अधिकारी भी मुख्यमंत्री की तरह ही अन्य जनपदों का दौरा करेंगे और जो विकास के कार्य खासतौर से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा टिहरी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है सीएम का ये दौरा टिहरी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोनू, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहाँ जनता को एक बार फिर से सौगात देने वाले हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास सीएम धामी करने वाले हैं। विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान भी करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से ही तीर्थयात्रियों का उत्साह बढ़ रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। 4 दिन में 1 लाख यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। आगामी 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम जाने के लिए 54,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। 4 दिन के भीतर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। पंजीकरण के शुरुआती रुझान को देखते हुए सरकार को इस बार भी 4 धाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। और ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, तीर्थयात्रियों का काफी उत्साह जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, काफी ज्यादा, क्योंकि 4 दिन में 1 लाख यात्रियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। देखिए, जैसे ही पर्यटन विभाग ने पंजीकरण कराने के विकल्प
को ओपन किया, उसके बाद से ही जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड के चारों धाम के दर्शन करना चाहते हैं, उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अब खास तौर पर अगर हम बात करें केदारनाथ धाम की और बद्रीनाथ धाम की, तो चूंकि इन धामों के ही दर्शन करने के लिए अभी पंजीकरण किया जा रहा है, और जो यमुनोत्री गंगोत्री धाम है उनके लिए पंजीकरण की व्यवस्था जो है अभी फिलहाल शुरू नहीं की गई है। तो ऐसे में जो यात्री हैं उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, और सरकार भी ये मान करके चल रही है कि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं यात्री, उस लिहाज से इस बार जो यात्रा आयोजित होने वाली है ये एक नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी, और इसकी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाए, इस व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, इस पर सरकार का फोकस है। सरकार के शासन के तमाम अधिकारी, मुख्य सचिव जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, और जो विभाग हैं उनके अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पर्यटन महकमा है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश है पूनम कि लगातार इस यात्रा को सुरक्षित यात्रा बनाया जाए, इस यात्रा को एक सुखद यात्रा बनाया जाए, और इस यात्रा से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वाहनों की व्यवस्था हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, चाहे यात्रियों की आवाजाही की व्यवस्था हो, या ठहरने की व्यवस्था हो, या खान पान की व्यवस्था है, ये बेहतर की जाए कि जो भी यात्री उत्तराखंड का रुख करें, उत्तराखंड में दर्शन करने पहुंचे, वो सुखद यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है एक सुखद यात्रा का अनुभव भी मिले और संदेश भी दूसरों को दे सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सोनू बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो काफ़ी उत्साह यात्रियों में नज़र आ रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने। केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। 4 दिन में 1 लाख यात्रियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। आगामी 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम जाने के लिए 54,000 यात्री पंजीकरण करा चुके। 4 दिन के भीतर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होगा। सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। प्रभारी सचिव विधानसभा की अधिसूचना जारी की है। तो प्रभारी सचिव विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। ज्यादा बातचीत के लिए सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होना है, क्या कुछ अपडेट आपको लेकर? देखिए, जो गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत होना है, सरकार इसको पहले ही बयां कर चुकी है। चूंकि सत्र की कुछ औपचारिकताएं होती हैं, सत्र किस तरीके से चलाया जाएगा इसकी एक पूरा खाका तैयार किया जाता है, और चूंकि इस बार देहरादून में सत्र आहूत नहीं हो रहा है तो विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो विधानसभा का सचिवालय है, विधानसभा के सचिवालय ने अभी अधिसूचना अब इसकी जारी कर दी है। जो विधानसभा के प्रभारी सचिव हैं उन्होंने अधिसूचना जारी की है, और ये सुनिश्चित हो गया है कि अब विधानसभा भी जो बजट सत्र है इसकी तैयारियों में जुट गया है। सरकार पहले ही इसको कह चुकी है, और अब विधानसभा ने इसकी औपचारिकता पूरी कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले समय में जो बजट सत्र होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बजट सत्र को आहूत करने के लिए बजट कैसा होगा, बजट का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए सरकार पहले से ही कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि आम इंसान से बजट के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं, और सुझाव मांगने के बाद सरकार के मुखिया स्वयं और वित्त मंत्री अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में बजट सत्र शुरू होने से पहले तमाम जनता से की राय जो है वो ली जाएगी, उनसे जनसंवाद किया जाएगा, और जनसंवाद के बाद जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, जो सुझाव औचित्यपूर्ण सुझाव होंगे, उन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, और जनता की इच्छाओं के अनुरूप बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा, और उस बजट को ही सदन में पेश किया जाएगा। तो जो बजट सत्र है इसकी तैयारियों में विधानसभा और सचिवालय और खास तौर पर सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारी अब जुट गए हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं, और विधानसभा का बजट
सत्र जो है वो गैर चैन में आहूत होगा। इसको लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी अब कवायद में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जी पुनः बिल्कुल, तमाम प्रशासनिक अधिकारी कवायद में जुटते नजर आ रहे हैं। सोनू बने रहिएगा आप हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। 13 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। गैरसैंण में ये सत्र आहूत किया गया है और जो है इस बजट से जनता को भी काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार का ये सरकार का बजट रहता है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। जल्द ही सड़क मार्गों से गांव जुड़ेंगे। उत्तराखंड के कम आबादी वाले गांव भी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से पक्की सड़क बनेगी। योजना के तहत 12 किलोमीटर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। ग्राम पंचायतें सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव देंगे। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा भी जाएगा। तो जल्द ही मुख्य मार्गों से गांव जुड़ेंगे। उत्तराखंड के कम आबादी वाले गांव भी अब मुख्य मार्गों से जुड़ सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू लगातार बने हुए। सोनू, जल्द ही मुख्य सड़क मार्गों से गांव जुड़ेंगे, ये तैयारी और इसके लिए कवायद की जा रही है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए पूनम, जो मैदानी इलाके हैं उत्तराखंड के, देहरादून है, हरिद्वार है, जनपद है, इनके जो मुख्य मार्ग हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, हाईवे हैं, राज्य स्तर के हाईवे हैं, और इनसे तो अधिकांश जो गांव हैं वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। जो पहुंच मार्ग हैं इनके पक्के बने हुए हैं। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्रों के मुख्य मार्ग हैं उनके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, कई अभी भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पाई। तो 2 किलोमीटर तक की दूरी पर जो स्थित गांव है और उनकी एक आबादी, एक निश्चित आबादी है, उन गांवों को अब सड़कों से जोड़ा जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की जाएगी। देखिए तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को पहले से ही चलाया जा रहा है और उसके तहत तमाम गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा भी जा चुका है। लेकिन अब जो रह गए हैं गांव, उनको मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत, इस योजना के तहत उनको जोड़ा जाएगा और जो लोग ग्रामीण सड़कों की मांग कर रहे हैं, पहुंच मार्ग बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग भी पूरी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इससे एक फायदा ये जरूर होगा कि कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जो लोकल स्थानीय उत्पाद होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, तो उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और जो ग्राम पंचायतें हैं, खासतौर से जो पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इसके प्रस्ताव शासन को भेजेगा और प्रस्ताव के बाद इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के बाद इसकी मंजूरी मिल जाएगी। तो आने वाले समय में इसके लिए एक बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की कायाकल्प करने में एक मील का पत्थर साबित होगी कि आने वाले समय में ये योजना। बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जल्द ही मुख्य मार्गों से अब गांव जुड़ेंगे। उत्तराखंड में कम आबादी वाले गांव जुड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्य मार्ग से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पक्की सड़क बनेगी। योजना के 2 किलोमीटर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत ने सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव दिया है, देंगे। कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद जब मंजूरी मिल जाएगी तो गांव को जोड़ा जाएगा मुख्य सड़क मार्गों से। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है शासकीय स्कूलों में सम्मान राशि देने की तैयारी चल रही है। तो शासकीय स्कूलों में सम्मान राशि देने की तैयारी है। सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी की जा रही है। 5 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिसमें 10 से 25 लाख तक की धनराशि दी जाएगी। शासकीय स्कूलों में सम्मान राशि देने की तैयारी, सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी है। 5 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी के लिए, जिससे 10 से 25 तक की आबादी धनराशि बढ़ जाएगी।
ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हो। सोनू, शासकीय स्कूलों में सम्मान राशि देने की तैयारी, सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी, क्या कुछ तैयारी वहां पर की जा रही है? किस प्रकार से सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देंगे? देखिए, ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। खास तौर से ये उनके लिए है जो शासकीय विद्यालयों में भोजन माताओं के तौर पर महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो मिड डे मील योजनाओं से जुड़ी हैं। सैकड़ों की तादाद इनकी है। खास तौर पर इनके लिए जैसे केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए व्यवस्था की थी, उस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और एक कार्पस जो फंड है वो तैयार किया जाएगा 5 करोड़ तक का। उसी के आधार पर देखिए 2 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। पहला तो ये है कि उनसे कुछ धनराशि पर मंथ ले ली जाए और उसके एवज में उनको एक सम्मान राशि दी जाए, और दूसरा ये है कि बिना धनराशि लिए ही 60 साल की उम्र में के बाद उनको रिटायरमेंट के दौरान एक सम्मान राशि 10 से लेकर 25,000 तक की दे दी जाए। तो ये एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के बाद कॉर्पोरेट फंड की व्यवस्था की जाएगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये सम्मान राशि भोजन माताओं को मिड डे मील योजना से जो जुड़ी है उनको दी जाने की तैयारी है। चूंकि अभी जो उनको वेतनमान दिया जा रहा है वो उसमें केंद्र का और राज्य सरकार का दोनों का अंश है, और ऐसे में इस वेतनमान को भी बढ़ाए जाने की कवायद शुरू की गई है और आने वाले समय में इनको सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से सम्मान राशि दी जाएगी। इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं शासकीय विद्यालयों में जो भोजन माताएं कार्यरत हैं, जो कार्य कर रही हैं, उनके लिए एक राहत भरी और अच्छी खबर होगी, क्योंकि उनकी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको एक सम्मान राशि दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जी पूनम। जी सोनू, बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। 5 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा जिससे 10 से 25% तक की धनराशि दी जाएगी। शासकीय स्कूलों में सम्मान राशि देने की अब तैयारी है। शासकीय स्कूलों में सम्मान राशि दी जाएगी। सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी है। 60 से 65 साल के 5 करोड़ का कॉर्पस फंड और 10 से 25% तक की धनराशि यहां पर दी जाएगी। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। सरकार में दायित्व की सूची जल्द ही फाइनल हो सकती है। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व इसकी घोषणा जल्द ही कर सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले दायित्वों पर घोषणा होनी है और जल्द ही जो है सूची जल्द हो सकती है फाइनल, और उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले दायित्वों पर घोषणा मंत्रिपरिषद विभाग ने विभिन्न विभागों के निगम, बोर्ड, समितियों और आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों के विवरण के लिए जो है विवरण तैयार किया है। पदों का पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले दायित्वों पर घोषणा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, सरकार में दायित्व की सूची जल्द ही फाइनल हो सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, लंबे समय से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने चुनाव में काफी प्रयास किए, कोशिश की और सरकार बनाने में अपना अहम रोल निभाया, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता आस लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार अब उनको जल्दी दायित्व का तोहफा देने वाली है, दायित्व से नवाजेगी। और संगठन स्तर पर, सरकार स्तर पर इसकी कवायद भी की जा रही है। अगर हम सरकारी स्तर पर देखें तो जो मंत्री परिषद विभाग है सचिवालय का, उस विभाग ने एक समय निश्चित किया था कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो अपने अपने विभागों में, जो विभागों में, निगमों में, समितियों में और खास तौर पर आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों के जो पद खाली हैं उनका विवरण भेजें। तो ये रिपोर्ट जो है शासन को मिल गई है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस पर एक दौर की बैठक भी कर चुके हैं और अब इस में जो प्रदेश नेतृत्व है उसकी सहमति के बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको दायित्व दिए जाएंगे। देखिए, तमाम संतुलन संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये फोकस किया जा रहा है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में
पार्टी कार्यकर्ता संलिप्त रहे हैं या उन पर निष्कासन जैसी चीजें हुई हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को दायित्वों से न नवाजा जाए। दूसरा, जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल ना खड़े कर सकें, एक सीमित संख्या में हिदायत दिए जाएं। और तीसरा, ये संतुलन बनाया जा रहा है कि सीनियर और जूनियर इनका भी ध्यान रखा जाए और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये जो तमाम दायित्व हैं इसमें राज्य मंत्री होंगे, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दायित्व भी दिया जाएगा और कई सलाहकार भी होंगे इसमें। तो ये देखना होगा कि जिस तरह से अब इसमें कवायद की जा रही है और वर्क किया जा रहा है, एक संतुलित लिस्ट तैयार की जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि होली से पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं को धामी सरकार दायित्व से नवाजेगी, दायित्व का तोहफा देगी और आने वाले समय में इनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय के चुनाव भी होने हैं, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव भी होने। तो जिन पार्टी नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, निश्चित तौर पर उनसे सुनिश्चित भी किया जाएगा कि आने वाले समय में पार्टी की रीति नीति जन जन तक पहुंचाए और कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले चुनावों में इसका फायदा जरूर मिले। बिल्कुल सोनू, बने रहिएगा आप हमारे साथ। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।